नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट 2015 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षण विधियां के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यूपी टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट करते हैं, इसलिए यदि आप लोग यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ए नामित मापनी, बी क्रम सूचक मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। साथियों, इसका सही जवाब है डी अनुपात मापनी। इस तरह के प्रश्न री एग्जाम 2020 में बीएड सेकेंड ईयर में आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। ए इदम, बी अहम, सी पराहम, डी परिस्थितियों। साथियों, इसका सही जवाब है सी पराहम। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ए फ्रीमैन, बी न्यूमैन, डी सी वाटसन, डी होली जिंगर। साथियों, इसका सही जवाब है सी वाटसन। व्यवहारवादी वाटसन ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, डी उद्दीपन की सक्रियता। साथियों, इसका सही जवाब है ए उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ए शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समदिष्ट, डी प्रेरणा। साथियों, इसका सही जवाब है डी प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार ए ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले से सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। सी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ए वाटसन, बी कोफका, सी कोहलर, डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। साथियों, इसका सही जवाब इसमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब है वुडवर्थ। वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। अमेरिका वैज्ञानिक वुडवर्थ, ध्यान रखना कभी पूछ लेता है किस देश के हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है। दिए गए विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ए अवधि, बी नवीनता, सी रुचि, डी आकार। साथियों, इसका सही जवाब है सी रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति उपयोग कहलाता है। ए सीखने की विधि, बी सीखने में हस्तांतरण, सी सीखने में पठार, डी सीखने में रुचि। साथियों, इसका सही जवाब है बी सीखने में
स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। साथियों इसका सही जवाब है बी सीखना। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? ए स्तंभाकृत, बी आवृत्ति बहुभुज, सी संचयी आवृत्ति, डी रेखाचित्र। साथियों इसका सही जवाब है ए स्तंभाकृत। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृत। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। साथियों इसका सही जवाब है सी किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब 12 से 18। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये सब याद रखना, कभी पूछ लेता है। और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से प्लस। अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है? ए मूल प्रवृत्ति पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर, डी ध्यान पर। साथियों इसका सही जवाब है ए मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्दृष्ट सूझ, अंतर्दृष्ट को सूझ कहते हैं और ये 2021 में पूछा जा चुका है। सूझ का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो अंतर्दृष्ट द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ध्यान रखना, कल भी 17 तारीख को भी प्रश्न तरह से आया था और कल भी तुम्हें बताया था आप लोगों को। तो सूझ का सिद्धांत अगर देखा जाएगा तो कोहलर, इसमें आंसर भी दिया है लेकिन उसमें यही पूछा गया था कोहलर द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है? तो सूझ का। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था ए कुत्ते पर, बी वनमानुष पर, सी बिल्ली पर, डी चूहों पर। साथियों उसका सही जवाब है बी वनमानुष पर। कोहलर जी ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर। कुत्ते पर कौन किया था? पावलोव। और बिल्ली पर थॉर्नडाइक। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका सारे जो भी हैं। अगर इसका पूछा है तो किसी और पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। ए सृजनशीलता, बी अध्ययन, सी विश्लेषण करने, डी अंक के अच्छे अंक प्राप्त करने। साथियों इसका सही जवाब है ए सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, अधिगम्य ने प्रभाव का नियम दिया था? ए पावलोव, बी स्किनर, सी वाटसन, डी थॉर्नडाइक। तो साथियों इसका सही जवाब है डी थॉर्नडाइक। अधिगम्य थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ए प्रत्याहान विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि, डी पुनः सीखना विधि। साथियों इसका सही जवाब है बी तार्किक विधि। निम्न से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रत्याहान विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि का प्रयोग किया जाता है। साथियों आप लोग ध्यान दें, अगर तो देखेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के सीटेट के पेपर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखें, क्योंकि सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करता है। तो उसमें देखेंगे कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न थे और यूपी टेट में फैक्चुअल बेस्ड है। तो फैक्चुअल में रटना पड़ता है। और अभी सीटेट का पेपर चल रहा है, उसमें देखिए नई शिक्षा नीति 2020 थी, उससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग उसको ध्यान रखें। ये देखते हैं अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था? ए साइमंड, बी होल्टजमैन, सी मरे, डी बायलक। साथियों इसका सही जवाब है सी मरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? अर्थात किस मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है?
विषय केंद्रित शिक्षा, ए। बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी बाल केंद्रित शिक्षा। साथियों इसका सही जवाब है डी बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। ध्यान रखना, बालक पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, संबंधित नहीं है। ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी व्यक्तित्व का सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है बी वर्गीकरण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्व का सिद्धांत सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम, डी साहचर्य का नियम। साथियों इसका सही जवाब है सी तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण। साथियों इसका सही जवाब है सी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? ए टोलमैन, बी बेंडूरा, सी थार्नडाइक, डी कोहलर। साथियों इसका सही जवाब है बी बेंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बेंडूरा द्वारा दिया गया था। इस तरह जो भी चीज़ें अक्सर आप लोग याद रखें, बार बार पूछा जा रहा है, 4-5 थिंकर ही तो हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन विधि, डी बहिर्दर्शन विधि। साथियों इसका सही जवाब है बी आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो आगमन विधि की। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण क्या हैं? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, बी उद्दीपन, वस्तु, प्रवृत्ति, सी प्रकाश, ध्वनि, गंध, डी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। साथियों इसका सही जवाब है ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। साथियों इसका सही जवाब है डी गर्भावस्था से किशोरावस्था अर्थात 18 वर्ष तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुण जोड़ों के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, सी टर्मन सिंड्रोम, डी विल्सन सिंड्रोम। साथियों इसका सही जवाब है ए डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, कोलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ए अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, बी ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज, सी ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु, डी अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। साथियों इसका सही जवाब है डी अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज,
ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा एक सही क्रम है? तो डी इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। ए क्रेचनर, बी यूंग, सी सेल्डन, डी स्प्रेंजर। साथियों इसका सही जवाब है बी यूंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यूंग जी द्वारा। यूंग स्विट्जरलैंड, ध्यान रखना कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड। कभी कभी पूछ लेता है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर यूंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। साथियों यह थे यूपी टेट 2015 के सीडीपी के 30 प्रश्न। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी और विषय या टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।